हेलो बच्चों, आज की क्लास में वेक्टर्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग आज प्रक्षेप गति पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आज हम लोग प्रक्षेप गति पढ़ेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रक्षेप गति क्या होती है और प्रूफ करना आपको प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यहाँ पे आज हम लोग समझेंगे प्रक्षेप गति एवं प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रक्षेप गति होती क्या है और प्रक्षेप का पथ परवलयाकार किस प्रकार से होता है। ये प्रक्षेप गति होती क्या है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। होता क्या है कि अगर किसी भी वस्तु को आप ना ही हॉरिजेंटल और ना ही वर्टिकल, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दिशा में नहीं फेंकते हैं, यानी ना ही किसी पिंड को हम क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं, ना ही किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हैं। तो इस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को छोड़कर अगर क्षैतिज से किसी कोण पे हम किसी भी पिंड को फेंकते हैं तो वो जिस प्रकार की गति करता है उसको हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं और उस पथ को हम लोग प्रक्षेप पथ कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे दो अक्ष यहाँ पे मान लिए है। यहाँ पे एक x अक्ष है और दूसरा हमारा यहाँ पे y अक्ष है। मेन जो है हमको डायग्राम के बारे में ही यहाँ पे समझना है। और ये हमारा y अक्ष है, इसको हमने यहाँ पे y अक्ष को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये हमारा ओरिजिन O है, ये हमारा y अक्ष है। तो हमने क्या किया, किसी भी पिंड को ये x अक्ष के साथ थीटा कोण पे हमने फेंक दिया तो ये इस प्रकार से ये क्या करता है, गति करता हुआ ये यहाँ पे गिरता है। तो यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, u। ये प्रारंभिक वेग u से जो है पिंड हमारा गति कर रहा है, जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण यहाँ पे बना रहा है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग यहाँ पे u है। अब u जो है वो ना ही हॉरिजेंटल है ना ही वर्टिकल है, ठीक है। थीटा कोण बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। ये दो भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी दो कंपोनेंट में क्या हो जाता है, ये वियोजित हो जाएगा। इसके दो घटक हो जाएंगे, एक क्षैतिज घटक, दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। तो देखिए इसके क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, इसका जो क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक वो है आपका ux और जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ऊर्ध्वाधर घटक वो होगा uy। तो ux और uy, इसका ux आ जाएगा u cos थीटा और uy इक्वल टू आ जाएगा u sin थीटा। ये कैसे आ जाएगा इसको भी जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये ux cos थीटा और uy इक्वल टू u sin थीटा ये किस प्रकार से आता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये u वेग से फेंका गया है तो यानी ये इस प्रकार से दिखाया गया है, ये इस प्रकार से दिखाया गया u, ठीक है। तो जब ये यहाँ दिया गया ux और ये तुम्हारा है यहाँ पे uy, तो जब ये थीटा कोण बना रहा है तो इसके ऊपर हम ये लंब डाल देंगे। तो इसको जब इस वाले त्रिभुज को लोगे तो आधार दिया गया है और कर्ण दिया गया है और आधार आपको यहाँ पे निकालना है, ux आपको निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे नियम लग जाएगा, आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन किसमें होता है, कॉस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार x और कर्ण है u। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा ux इज इक्वल टू u cos थीटा। आ गया। अब इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये थीटा एंगल होगा। अब यहाँ पे आपको लंब, ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। तो यानी यहाँ पे लंब आपको निकालना है। लंब कर्ण में रिलेशन क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब है uy, कर्ण है u। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो मेन डायग्राम का ही डिस्क्रिप्शन हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो यानी इसके दो कंपोनेंट यहाँ पे निकल आए, आपका ये आ गया ux और यहाँ पे आ गया आपका uy। ux इज इक्वल टू क्या है, u cos थीटा और uy यहाँ पे क्या दिया गया आपको, u साइन थीटा। तो ये u cos थीटा और u sin थीटा यहाँ पे आपके आ गए डायग्राम में। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं कि अब इसका ये प्रारंभिक वेग u हो गया। इसी प्रकार से हर एक, अगर पिंड यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, कहीं पे भी हर एक पॉइंट पे जाएगा तो उसके अंतिम वेग भी होंगे। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसका अंतिम वेग होगा v
तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे Vx और यहाँ ये V होगा और ये यहाँ पे Vy हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इस पॉइंट पे इसको मानते हैं तो यहाँ पे भी V होगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे Vx और वर्टिकल कंपोनेंट का दिशा नीचे की ओर होगा Vy होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर हम मानते हैं V तो ये हो जाएगा Vx और यहाँ पे ये Vy। इस प्रकार से इनके अंतिम वेगों की अलग अलग स्थितियों के बारे में हम लोग यह जानकारी प्राप्त की है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, एक इसका ये बिंदु होता है अधिकतम बिंदु जिसको हम बोलते हैं P। ये P पॉइंट होता है, यहाँ पे वेग किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे इसका वेग ये अंतिम वेग V होगा और यहाँ पे केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही काम करता है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको भी देखते हैं। यानी यहाँ पे जो V होगा वो किसके बराबर होगा, Vx ही होगा। यहाँ पे Vy आपका कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब किसी भी पिंड को इस प्रकार से फेंकते हो तो ये पिंड ऐसे जाता है और एक ऐसी स्थिति, एक पॉइंट ऐसा आता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे बिल्कुल ये हॉरिजेंटल, बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट हो जाता है, हॉरिजेंटल हो जाता है। तो इस स्थिति में जब V वेग से जा रहा है तो यहाँ केवल हॉरिजेंटल ही कंपोनेंट काम करेगा, यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट की कंडीशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे Vy आपका कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि एक पॉइंट P होता है जिसको हम लोग अधिकतम, ये इसकी अधिकतम मैक्सिमम पॉइंट है, यानी इतनी हाइट तक ये क्या करेगा, जाएगा, यहाँ पे मूव करेगा, उसके बाद फिर इस तरीके से फ्लैट होगा, फिर ये नीचे की ओर मूव करता है। तो ये जो जिस गति से, जिस गति ये यहाँ पे जो गति कर रहा है इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप गति, और इस पथ को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप पथ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ O से चलता है और कहाँ पे मूव करता है, यहाँ कहाँ पे लैंड करता है, O डैश पे। तो ये जो O डैश, ये पूरी जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज परास। क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। यानी ये जो पूरी डिस्टेंस जहाँ से मूव करता है और जहाँ पे लैंड करता है वो उसको बोलते हैं क्षैतिज परास। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, यानी ये हमारी हो गई क्षैतिज परास। उसके बाद ये जो आपके हॉरिजॉन्टल पॉइंट से ये जो अधिकतम बिंदु P होता है, ये इसकी जो ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। क्या बोलते हैं, महत्तम ऊंचाई कहते हैं। और बिंदु O से O डैश तक जाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट टाइम, यानी उड्डयन काल। O से O डैश तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं उड्डयन काल, यानी फ्लाइट टाइम हम लोग इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, O से P तक जाने में जितना समय लगता है, P से O डैश तक जाने में उतना ही समय लगता है। सपोज दैट अगर O से P तक जाने में T टाइम लग रहा है तो P से O डैश तक जाने में भी T टाइम लगेगा। तो उड्डयन काल आपका कैपिटल T कितना हो जाएगा, 2T। तो ये टॉपिक जो उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास का जो कॉन्सेप्ट है, ये इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमको यहाँ पे प्रूफ करना है इसके आधार पे कि प्रक्षेप का पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये परवलयाकार हो गया, ये तो हमारा डायग्राम हो गया। तो इस परवलयाकार की स्थिति के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी यहाँ से ले लेते हैं कि ये परवलयाकार की कंडीशन यहाँ पे कैसे बनेगी। तो चलो देखते हैं परवलयाकार की कंडीशन यहाँ पे कैसे बनती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं आपके सिलेबस में, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो उनको आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे वृत्त जिस तरह पढ़ते हैं, ठीक है, और परवलय होता है, दीर्घ वृत्त होता है। तो इस प्रकार से परवलय की स्थितियाँ क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि जैसे ये 4 अक्ष दिखाए गए हैं, तो ये कंडीशन होती परवलय की बनने की, एक ये कंडीशन हो गई, ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई बनने की, एक इस तरीके से हो गया, ये एक कंडीशन हो गई, और चौथी ये कंडीशन हो गई। तो ये 4 कंडीशन यहाँ पे बनके तैयार होती है, ठीक है। ये धन एक्स अक्ष है, ये ऋण एक्स अक्ष है, ये वाई डैश, इसी तरीके से ये जो है इनकी स्थितियां बनती हैं। तो देखिएगा, अगर ये देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये दिया गया है धन एक्स अक्ष पे, तो अगर परवलय एक्स अक्ष पे बन रहा है तो इसका समीकरण क्या होगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay।
हम आपको मैथमेटिक्स नहीं समझा रहे हैं, हम आपको केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर एक्स अक्ष पे बना हुआ कोई भी परवलय है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स अक्ष पे हमारा ये परवलय बन रहा है, ठीक है, तो जिस अक्ष पे बनता है वो यहाँ पे आएगा, यानी सिंगल पावर में होगा, ठीक है। या ये समझ लेते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसी आती है जहाँ पे दो अक्षों के बारे में बात की जा रही थी, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इनके जो भाग हैं थे एक्स और वाई, तो इनमें क्या होता है, एक जो होगा सिंगल घात में होगा और दूसरी जो है डबल घात में होगा, यानी घात दो, मतलब घात उसकी दो होगी, ठीक है, द्विघात में होगा। तो अगर ऐसी कोई क्वेश्चन बन के आती है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये परवलय की इक्वेशन है। अगर ये परवलय की, इसको सॉल्व करने पे अगर ऐसी इक्वेशन कोई भी बनती है तो फिर हम लोग क्या मान लेंगे कि वो परवलय की इक्वेशन है, और हम लोग प्रूफ हो जाएगा कि प्रक्षेप का पथ हमारा परवलयाकार होता है। तो चलिए आगे इसकी इक्वेशन की बात भी कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये परवलय की कंडीशन को दिखाता है। तो यहाँ पे हम पहले दो स्थितियां हमारी दी गई हैं, एक वर्टिकल दूसरी हॉरिजेंटल, दोनों ही स्थितियां दी गई हैं। तो इन स्थितियों के आधार पे हम इसको प्रूफ करते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे मान लिया एक्स अक्ष में विस्थापन x तथा y अक्ष में y है, ठीक है, ये मान लिया। अब पहले हम x अक्ष पे बात कर लेते हैं। x अक्ष के लिए पहले हम लोग यहाँ पे x अक्ष के लिए बात कर लेते हैं। तो x अक्ष के लिए जब भी आपको बात यहाँ पे करनी है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला, कोई भी समीकरण, गति के समीकरण नहीं लगेंगे। x अक्ष में y अक्ष में होगा तो हम लोग गति के समीकरण यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ पे x अक्ष की हम यहाँ पे बात करते हैं तो x अक्ष के लिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। तो x अक्ष के लिए हमने यहाँ पे हमारा सीधा सा फॉर्मूला लग जाएगा, वेग इज इक्वल टू वही, या चाल, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय यहाँ पे ले लेते हैं। तो x अक्ष में हम लोग, हमारा वेग क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x अक्ष के लिए हम लोग वेग यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा x अक्ष में वेग है ux, ठीक है। विस्थापन हमने मान लिया यहाँ पे x अक्ष में x है और समय हमारा यहाँ हो जाएगा t। तो यहाँ पे ux बराबर हमको दिया गया u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन टी, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, t का मान आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने t का मान निकाल लिया। अब हम y अक्ष के लिए निकालेंगे, वहां पे t की इक्वेशन निकल के आएगी, वहां पे t भी साथ में जुड़ा होगा, उसमें t की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो अब हम लोग y अक्ष की बात करते हैं। यहाँ पे y अक्ष के लिए, तो y अक्ष के लिए जब यहाँ पे बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ कौन समीकरण लगेगा, यहाँ गति का द्वितीय समीकरण लगेगा। क्या होता है, h इज इक्वल टू ut और माइनस हाफ gt स्क्वायर लगेगा। माइनस हाफ क्यों लगेगा, क्योंकि पहली चीज, और g क्यों लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइनस ही लगेगा क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ग्रेविटी के विपरीत दिशा में जा रहा है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे g लिया है। तो h यहाँ पे ऊंचाई है और ये भी ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो ऊर्ध्वाधर में ऊंचाई या विस्थापन एक ही चीज है, तो यहाँ पे हम लोग h की जगह क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, y। अब वर्टिकल हम लोग जा रहे हैं, तो वर्टिकल के लिए हमारा वेग कितना है, uy, तो u की जगह आ जाएगा uy इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब uy की जगह मान रख देंगे u साइन थीटा और t की जगह मान रख देंगे x अपॉन u cos थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे u साइन थीटा और t की जगह मान रख देंगे x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू u कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे देखिए y जो विस्थापन है वो सिंगल घात में है, x जो है वो डबल घात में है, तो ये हमारी किस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है, ये हमारी पैराबोलिक इक्वेशन को, यानी परवलय की इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इस समीकरण से ही हमारा स्पष्ट होता है कि हमारा प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्षैतिज परास, उड्डयन काल और महत्तम ऊंचाई के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।